ओके एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके तो हमारी यूनिट चल रही थी फ्री रेडिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी यूनिट है जिसपे हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पे। ओके तो देखो ना, एक बार मैं आपको पुराना बता देती हूँ क्योंकि आज लेक्चर नंबर 3 पे आपने जो टॉपिक पढ़ना है वो पीछे से रिलेट ही करता है। देखिए, हमने फ्री रेडिकल का फर्स्ट लेक्चर पे हमने क्या बात की थी, फ्री रेडिकल एज अ इंटरमीडिएट क्या होते हैं, साथ ही साथ फ्री रेडिकल्स की रिएक्शन, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। ओके और सेकंड लेक्चर पे क्या बात की थी, हमने देखी थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। ओके तो आज के लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 3 पे आपने क्या बात करनी है, आपके सिलेबस पे लिखा हुआ है मैकेनिज्म एट एन एरोमेटिक सबस्ट्रेट। इसका मतलब है आपने क्या देखनी है, फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो आपको मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने बोला जब आपने लास्ट सेकंड लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2, उस पर आपने क्या देखा था, सिंपल फ्री रेडिकल, यहाँ लिख देती हूँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके आज के लेक्चर नंबर 3 पे आपने क्या देखना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देखनी, आपने देखनी है फ्री रेडिकल साथ ही के साथ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि फ्री रेडिकल भी है, फ्री रेडिकल के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। ओके तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। देखिए, जब मैंने आपको बोला था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जब मैंने आपको लास्ट सेकंड लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने क्या बोला था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिस पर सब्स्टिट्यूशन तो होगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन तो कॉमन है कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक ग्रुप को आप दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसी रिएक्शन को आप बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन उसे आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब बोलेंगे, जब इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे आप देखेंगे जो इंटरमीडिएट बनता है ना, अगर वो इंटरमीडिएट आपका फ्री रेडिकल बन गया, अगर आपने कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया और वहां आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा आपको इंटरमीडिएट मिलता है, जैसे मैं आपको ऐसे बोलूं, आपको पता है ना, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आपके लिए कितनी कॉमन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके लिए कॉमन है। आपको पता है जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो आपको दो टाइप के इंटरमीडिएट मिलते हैं, मे बी आपको वो कार्बोकैटायन दे दे, ओके, और मे बी आपको एक ट्रांजिशन स्टेट दे दे। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो आपको हमेशा एक इंटरमीडिएट मिलता है जिसे आप बोलते हैं एरेनियम आयन। ओके अब देखो यहाँ पे, देखो आपको जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं तो चाहे न्यूक्लियोफाइल के थ्रू कराओ, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू कराओ, आपको कैटायन, ट्रांजिशन स्टेट और एरेनियम आयन मिलता है। ओके लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसपे आपको क्या ना कार्बोकैटायन मिले, ना ट्रांजिशन स्टेट मिले, ना आपको एरेनियम आयन मिले, आपको क्या मिले, फ्री रेडिकल्स मिले, तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल सी बात। लेकिन आज के लेक्चर पे हमने क्या पढ़ना है, आज के लेक्चर पे हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के साथ तो ठीक है, लेकिन इसके साथ इन्होंने एक और चीज ऐड कर दी है जो है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी सिंपल है, ये ऐसा बोल रहा है कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कराओ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो आपको दो टाइप के इंटरमीडिएट मिलते हैं, कार्बोकैटायन और ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी मिलती है, ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी मिलते हैं जिसमें आपको ना ये इंटरमीडिएट मिलेगा ना ये इंटरमीडिएट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई फ्री रेडिकल एज अ इंटरमीडिएट मिल गया, जब भी आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई लेकिन किसकी हेल्प से कराया, न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से कराया, तो उस केस में अगर आपको इंटरमीडिएट इन केस बाय द चांस वाला हो गया कि अगर फ्री रेडिकल मिल गया, उस केस में आप उस फ्री रेडिकल रिएक्शन को, इस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगर एरोमेटिक कंपाउंड में कराएंगे तो एरोमेटिक, अगर एलिफेटिक में कराएंगे तो एलिफेटिक, बट जनरली ये जो रिएक्शन है वो आपको एरोमेटिक कंपाउंड में मिलेगी। इसी रिएक्शन को बोला जाता है रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया, इतनी चीज क्लियर है, तो बहुत सिंपल टॉपिक है। अब देखिए आपके सिलेबस में लिखा हुआ है मैकेनिज्म एट अ एरोमेटिक सबस्ट्रेट, यानी कि ऐसी मैकेनिज्म आपको बतानी है जिसमें आप एरोमेटिक सबस्ट्रेट लें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, साथ ही साथ आप फ्री रेडिकल के अंदर पढ़ रहे हैं तो फ्री रेडिकल एज अ इंटरमीडिएट आपको मिलना चाहिए। बट इस टॉपिक से आप कंफ्यूज, मतलब ये जो हेडलाइन लिखी हुई है इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब ये है कि फ्री रेडिकल आपको न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सबस्ट्रेट बताना है। इतनी चीज क्लियर है। तो हमने क्या बोला, अगर मैं आपको एक फाइनली एक दोबारा रिवाइज करा दूं तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आपका जो सब्स्टिट्यूट कराने वाला ग्रुप है, जो आपके दूसरे ग्रुप को, लिविंग ग्रुप को डिस्पैच कराता है, जो आपका ग्रुप है जो सब्स्टिट्यूशन कराएगा वो आपका क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल एज अ सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप यूज हो रहा है, मतलब एज अ सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप की तरह आप न्यूक्लियोफाइल को यूज कर रहे हैं और इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन केस आपको फ्री रेडिकल एज अ इंटरमीडिएट मिल गया, इस केस में जो रिएक्शन कंसीडर होगी आप इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कहेंगे, इसे आप बोलेंगे रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन। इतनी चीज क्लियर है, बस सिंपल सी बात है। आया? अब देखो मैं आपको ना पूरी चीजें बताऊंगी, साथ ही साथ रिएक्शन मैकेनिज्म हम सारी चीजें फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। इतने एक बार ये पढ़ लेते हैं, हमारे थ्योरी मटेरियल के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बट देख लेते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है पहले, व्हाट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मैंने आपको लास्ट सेकंड लेक्चर पे बताया था। ये क्या बोल रही है, ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसपे क्या होता है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन कराएं और अगर आप इंटरमीडिएट देखेंगे, अगर इन केस अगर वहां पर कोई इंटरमीडिएट जो है वो आपका फ्री रेडिकल आ गया, तो उस केस में आप अब उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ना आप उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो उस केस में आपको दो टाइप के इंटरमीडिएट मिल सकते हैं, या जो कार्बोकैटायन या फिर ट्रांजिशन स्टेट, और इलेक्ट्रोफाइल के केस में आपको पर्टिकुलरली एरेनियम आयन मिलेगा। बट इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी इंटरमीडिएट नहीं मिला, आपको क्या मिला, फ्री रेडिकल। तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ना न्यूक्लियोफाइल ना इलेक्ट्रोफाइल क्या बोला जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसपे आप सब्स्टिट्यूशन किसी एरोमेटिक कंपाउंड में करा रहे हैं, किसकी हेल्प से करा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से ही करा रहे हैं। लेकिन आप अगर इंटरमीडिएट चेक करेंगे तो ना आपको वहां कार्बोकैटायन मिलेगा, ना मिलेगा ट्रांजिशन स्टेट, आपको क्या मिलेगा, उस केस में भी अगर आपको रेडिकल एज अ इंटरमीडिएट मिल गया तो उस टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बोला जाता है रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे आप इसको क्या लिखते हैं, इसे बोलते हैं SN1, यानी कि SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से, और यूनिमोलिकुलर हो तो आप इसे बोलते हैं SN1। इससे दूसरा क्या होता है, SN2, वैसे SNI ऐसा होता है ना, आप इनके टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। लेकिन यहां पर को अगर आप रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इसे आप SRN1 से रिप्रेजेंट करेंगे। S मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन, R मतलब हुआ रेडिकल, N मतलब हुआ न्यूक्लियोफाइल, और 1 मतलब हुआ यूनिमोलिकुलर। इतनी चीज क्लियर है? तो ये थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब देखो, अब मैं आपको पर्टिकुलरली इसका एग्जांपल और मैकेनिज्म बताती हूँ कि क्या आप ऐसा सोचेंगे कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं लेकिन आपको इन दोनों में से कोई भी इंटरमीडिएट ना मिलके फ्री रेडिकल मिल रहा है। तो हाँ, ऐसी रिएक्शंस होती है, इनका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। आपने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ी होगी सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, तो ये जो सैंडमेयर रिएक्शन होती है जिसमें आप किसके सिंथेसिस करते हैं, एराइल हैलाइड की आप सिंथेसिस कराते हैं, किससे, एराइल डाइओजेनियम सॉल्ट से। अगर आप एराइल हैलाइड की सिंथेसिस कराएं विद द हेल्प ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन प्रोसीड होती है, ये रिएक्शन आपकी क्या, सब्स्टिट्यूशन रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर यानी कि SRN1 रिएक्शन को फॉलो, मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए प्रोसीड करती है। सिंपल सी बात, यानी कि सैंडमेयर रिएक्शन जो है वो एक टाइप की क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन इसमें जो आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, ना वो कार्बोकैटायन होगा, ना वो ट्रांजिशन स्टेट होगा, वो क्या होगा, वो होगा आपका फ्री रेडिकल। इसलिए आप इसे कौन सी कैटेगरी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसे किया जाता है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर रखा जाता है। ओके, अब देखो बाकी एडिशनल चीजें मैंने आपके लिए लिखी हुई है, आपको ज्यादा अंदर नहीं जाना, जस्ट इतना बता दीजिएगा कि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट टाइम, ये जो आपकी रिएक्शन, ये सैंडमेयर रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो है ना SR1, ये कितना अजीब सा टर्म लग रहा है, ये देखो, ये समझ लीजिए, या फिर ये वाला बोल दीजिए, ये रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो ये टर्म है, मतलब फर्स्ट टाइम ये रिएक्शन जो ऑब्जर्व की गई थी, वो ऑब्जर्व की गई थी 1970 में बाई आपके बर्नेट और किन, आपके दो साइंटिस्ट थे, दो केमिस्ट थे, इन्होंने ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व की थी ये रिएक्शन, जो कि क्या है, बाद में आपको और क्लियर हो गई थी जब आपने सैंडमेयर रिएक्शन देखी, क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन भी सेम यही रिएक्शन प्रोसीड कराती थी। तो इसका हम एग्जांपल, सैंडमेयर रिएक्शन का एग्जांपल समझ के हम लोग ये रिएक्शन को कंफर्म करा देंगे। अगर आपसे ये रिएक्शन पूछी जाती है तो आप सैंडमेयर रिएक्शन का प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कीजिए, जिससे प्रूव हो जाएगी कि ये रिएक्शन क्या है, आपकी एक टाइप की सब्स्टिट्यूशन रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ओके, अब मैंने बता दिया आपकी सैंडमेयर रिएक्शन में क्या है, आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेना है अराइल। देखो बेंजीन के केस में कर रहा है, बेंजीन का अराइल मतलब बेंजीनिक, कोई बेंजीन का कंपाउंड ही तो हुआ। और मैंने क्या बोला, ये एरोमेटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में होगा, इसीलिए हमने यहाँ अराइल लिया। ओके, यानी कि आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेना है अराइल डायजोनियम सॉल्ट, इसमें आपने रिएक्शन कराना है, रिएजेंट आपका रहेगा कॉपर सॉल्ट, एज अ रिएजेंट भी हो सकता है, एज अ कैटलिस्ट भी यहाँ बिहेव कर सकता है। और आफ्टर रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, एराइल हैलाइड, और यहाँ पे जो हैलाइड है वो क्या करेगा, आपको पता है हैलाइड के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करके अटैक कराएगा। लेकिन ये जो रिएक्शन फॉलो होगी वो आपको क्या है, रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते हुए चलेगी। इसको मैं आपको प्रूव करा देती हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नीचे देखिए, ठीक है। तो देखो सैंडमेयर रिएक्शन क्या करती है, इसका मैंने सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा है, और पहले सिंपल इसकी मैकेनिज्म शो कराई है, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर कंप्लीट मैकेनिज्म शो कराऊंगी विद स्टेप वाइज, सारी चीजें देखेंगे। ओके, तो देखो
बता दिया मैंने आपको क्या क्या होता है। ये है आपका डायोजेनियम सॉल्ट, आपको पता है ये डायोजेनियम सॉल्ट हो जाता है, तो ये एराइल के ऊपर लगा हुआ है, तो ये हो गया एराइल डायोजेनियम सॉल्ट, जिसपे आपके CuX की आपने प्रेजेंट ली है 60 to 100 डिग्री का सेल्सियस लिया हुआ है, टेम्परेचर लिया हुआ है। तो आपने क्या किया, जैसे यहाँ पर को अटैक कराया, तो आपको पता है N2 एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर को लीव होने वाला ग्रुप क्या है, N2 है। N2 एज अ लिविंग ग्रुप बिहेव कर रहा है, क्योंकि पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास एक हमेशा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। एक होता है, मैं आपको लिख देती हूँ लिविंग ग्रुप, एक होता है आपके पास न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से कराया तो न्यूक्लियोफाइल होगा, ओके। तो यहाँ पर जो ये N2 है, ये एज अ लिविंग ग्रुप बिहेव कर रहा है, N2 को आपने एलिमिनेट कर दिया। साथ ही साथ क्या है, यहाँ से आप X को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, X एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, तो X जैसे सिस्टम में इंट्रोड्यूस होगा तो आपको एराइल हैलाइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। एल्काइल एराइल डायोजेनियम सॉल्ट से आपको मिल गया एराइल हैलाइड, क्योंकि जो N2 है मैंने साफ साफ बोल दिया। अभी आप सिंपली सुनिए, आपको आगे मैकेनिज्म से कैसे हुआ क्या हुआ समझ जाएंगे, ओके। यहाँ पे जो ये N2 है, ये क्या है, एज अ लिविंग ग्रुप बिहेव कर रहा है, और ये जो X है, ये जो X है, इसकी प्लेस पे जो इंट्रोड्यूस होने वाला है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ओके। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये मैं आपको स्किप कर गई थी, ये देखो यहाँ पर लिखा है SRN1। अब मैंने 1 क्यों यहाँ पर लगाया, 2 भी तो लगा सकते, तो 1 क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता है, जैसे आपका SN1 SN2 था, सेम आपका ये है। तो SN1 जो है आपका, SN1 की तरह ये सारे फीचर्स आपके इसके SN1 की तरह होगा, मतलब सारे फीचर्स क्या, ये आपकी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ये भी आपकी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी। ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट कराती थी, ये स्टेप, ये भी रिएक्शन भी क्या है, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट कराएगी। इसमें क्या होता था, पहले स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होता था, दूसरे में आपका न्यूक्लियोफाइल एंटर होता था। यहाँ भी देखो, पहले आप क्या कर रहे हैं, अपने लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट करा रहे हैं, जो आपका N2 है, इसे आपने एलिमिनेट कराया, तब जाके आपका न्यूक्लियोफाइल X यहाँ पर को इंट्रोड्यूस हुआ। और अगर आप इसकी रेट देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको क्या निकलेगी, SN1 की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, काइनेटिक्स फर्स्ट होता है, SN2 के केस में सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। सिमिलरली अगर आप इसका काइनेटिक्स चेक करना चाहेंगे, तो आपको यहाँ भी 1 मिलेगा, क्यों, क्योंकि काइनेटिक्स जो है वो किस पर डिपेंड करती है, आपकी कंसंट्रेशन टर्म। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं, कंसंट्रेशन टर्म आपको 1 मिलेगा, जो है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही मिलेगी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ये चीज समझ में आए, आपका ये N2 एज अ लिविंग ग्रुप और X एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, रिएक्शन कंडीशन यहाँ पर दिखाई हुई है, और ये आपका बन गया प्रोडक्ट। और अगर आप इसकी सिंपल मैकेनिज्म देखेंगे, पहले मैं आपको सिंपल मैकेनिज्म दिखाती हूँ, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, ये है आपका डायोजेनियम सॉल्ट का कॉम्प्लेक्स, आप यहाँ पर को देख सकते हैं, सबसे पहले आपने Cu+ लिया, ओके। तो Cu+ लिया, तो आप यहाँ पर को देखेंगे, मैंने क्या बोला, N2 एज अ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ से N2 तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन CO जो आपका कॉपर है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से किस में शिफ्ट हो जाएगी, +2 में, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में सारी चीजें हम आगे देखेंगे, अभी जस्ट सुन लीजिए, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर को आपका क्या होगा, एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, अगर आपको कभी भी क्या है, फ्री रेडिकल एज अ इंटरमीडिएट बनाना है, तो उस केस में आप जो क्लीविज कराएंगे, वो होमोलाइटिक क्लीविज कराएंगे। तो यहाँ अगर होमोलाइटिक क्लीविज होगी, तो आपकी ये जो बेंजीन रिंग है, जो आपकी एराइल रिंग है, इसके पास एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, ओके। अगले स्टेप में क्या है, आपका जो ये X है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल, देखो मैंने क्या बोला, आपकी स्टेप 2 रिएक्शन, दो आपकी जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, और पहले स्टेप पे आपको अपने लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट कराना होगा, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, SN1 रूट को फॉलो कर रही है, तभी हमने इसको क्या बोला, जो भी बोला 1 करके बोला था, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पर को क्या हुआ, यहाँ पर को अगले स्टेप में आप अपने न्यूक्लियोफाइल को लाए, आपने X को यहाँ इंट्रोड्यूस कराया। अब देखो X के पास भी एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। और आपके एराइल रिंग के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आपकी ये X को न्यूक्लियोफाइल को बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाने के लिए तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो यहाँ तो ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही बॉन्डिंग होगी, तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो देखिए आफ्टर बॉन्डिंग आपको 1 इलेक्ट्रॉन बाहर मिल रहा है, ओके। अगले स्टेप में क्या होगा, अब आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन जब आपने कराई थी, CO+ का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया था, बढ़ गया था, यानी कि CO+ से क्या है, CO2+ में हो गया था, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और हो गई थी, क्योंकि इनिशियली इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, फिर 2 इलेक्ट्रॉन की हुई, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, ओके। अब इसके एक पॉजिटिव चार्ज को कम कौन करेगा, यानी कि अगेन आपने क्या, इसे CO2+ से CO1+ में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका बचा ना, यहाँ आपने जो स्टेप करा है, यहाँ आपको एक इलेक्ट्रॉन जो मिला वैकेंट, मतलब बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन मिला, ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा,
Cu2+ के साथ कंबाइन करेगा ये, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो यहाँ पर को क्या होगा, यहाँ पर कोई Cu2+ को जब एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये अगेन Cu+ में कन्वर्ट हो जाएगा और रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एराइल डायजोनियम सॉल्ट से आपको एराइल हैलाइड मिल गया। ओके, बट आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि एराइल डायजोनियम सॉल्ट आपको मिलता नहीं है, आपने इसे भी बनाना पड़ता है, ये आपको बना बनाया नहीं मिलेगा। ओके, तो आपने क्या करना है, सिंपल, देखो ये तो अभी मैं आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही थी, अब हम लोग प्रॉपर मैकेनिज्म की बात करेंगे, जिसमें पहले हम क्या बताएंगे कि आपका जो ये डायजोनियम सॉल्ट है इसे आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। अगर ये प्रिपेयर हो गया देन बाकी के स्टेप तो इजी है। ओके, तो यहाँ तो देखो अब मैं आपको प्रॉपर स्टेप्स दिखाती हूँ जो हमने फॉलो करते हुए रिएक्शन को कंप्लीट कराना है। जैसे मैंने आपको क्या बोला, रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, तो पहला स्टेप इसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ बेंजोडाइजोनियम सॉल्ट। पहले आपने क्या करना है, इस सॉल्ट को प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपको पहले से नहीं मिलेगा। ओके, तो पहले स्टेप में आपने फॉर्मेशन ऑफ अ बेंजोडाइजोनियम सॉल्ट करना है, एंड देन सेकंड स्टेप में आप सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि देखो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब भी आपको फ्री रेडिकल एज अ इंटरमीडिएट चाहिए, हमें इस रिएक्शन में तो फ्री रेडिकल ही चाहिए एज अ इंटरमीडिएट, तो आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब कि क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज को फॉलो करते हुए चलना होगा। यहाँ आप कोई भी बॉन्ड क्लीव करेंगे तो होमोलाइटिक क्लीवेज कराते हुए चलेंगे, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज नहीं कराएंगे, क्योंकि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में आपको हमेशा कैटायन और एनायन एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, तो आप होमो को फॉलो करते हुए चलेंगे, जिसे आप बोलेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, तो पहला स्टेप आपको मैं फॉलो कराती हूँ, तो देखो पहले स्टेप में क्या है, सबसे पहले आप बेंजोडाइजोनियम सॉल्ट का आपको फॉर्मेशन सिखाते हैं, तो बहुत ईजी है, तो ये स्टेप थोड़ा आपको लेंथी लगेगा, अदरवाइज ये तो बहुत सिंपल है। ओके, तो देखो ना, सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ बेंजोडाइजोनियम सॉल्ट। इस पे आपने क्या करना है, इनिशियली आपको एनिलीन लेना होगा, एनिलीन यानी कि आपका बेंजीन रिंग है, उसके साथ आपका ये अमीन ग्रुप ऐड है, यानी कि NH2 ग्रुप ऐड है, इसकी रिएक्शन करा करा के आपको अपना डायजोनियम सॉल्ट बनाना है। ओके, तो कैसे रिएक्शन कराएंगे, तो सिंपल बात है, आप अपने एनिलीन को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, देखो यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन में बहुत सारी चीजें, नाइट्रस एसिड वगैरह रहता है, HCl वगैरह रहता है, रिएक्शन कंडीशंस दी होती है, तो मैंने वो सारी चीजें स्किप की, क्योंकि आपने वहां पर कुछ सैंडमेयर रिएक्शन आपसे नहीं पूछी गई है, आपको क्या बताना है, फ्री रेडिकल के थ्रू आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना है, आपको ये चीज पे फोकस कराना है कि आप अपनी रिएक्शन को ऐसे एक्सप्लेन कीजिए ताकि आपको पता चला कि इंटरमीडिएट आपको रेडिकल मिल रहा है, आपने ये नहीं दिखाने की सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो आपने, मैंने रिएक्शन कंडीशंस जो स्किप किए उसे रहने दीजिए, आप बस अपना जो आपसे काम करने को बोला है वो काम कीजिए। ठीक है, तो मैंने वो कंडीशन यहाँ स्किप की है, तो आपको पता है नाइट्रस एसिड की वजह से जब आप उसमें प्रोटोनेशन वगैरह करेंगे तो आपको ये नाइट्रोसोनियम आयन मिलेगा, जिसे आप बोलते हैं NO पॉजिटिव। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये स्किप हो गया। ठीक है, तो N के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये मिलता है। ओके, तो हमें रिएक्शन इसके थ्रू कराना है, तो मैंने वो बाकी रिएक्शन कंडीशन को स्किप कर दिया। ओके, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, देखो ये है आपका एनिलीन, आपको पता है ये एरो मैंने यहाँ भी पहले लगा दी, क्योंकि देखो जब आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेते हैं, नोट्स वगैरह लेते हैं ना, उसमें आपको क्या होता है, एरो वगैरह नहीं मिलते, तो मे बी आप वो भूल जाए, मतलब अभी तो आप समझ गए, मे बी आप बाद में भूल जाए, तो यहाँ पर मैंने लगाया, तो हम देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ये है आपका एनिलीन, पहले स्टेप पे आपने क्या किया, पहले स्टेप पे आप देखिए नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको मालूम है कभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं, और कोई भी बॉन्ड एज अ नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हो सकता है, ये सारी रिएक्शन पे ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, देखो आपके जो ये नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट किस में किया, बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी कि ये नाइट्रोजन चाहता है कि ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से नाइट्रोजन के साथ बना ले बॉन्ड। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन आपका एक टेट्रावेलेंट और पेंटावेलेंट एटम है, यानी कि नाइट्रोजन या अपने साथ 3 बॉन्ड बनाना चाहेगा या अपने साथ बनाना चाहेगा 5 बॉन्ड। ओके, इनके अलावा वो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता। तो सबसे पहले ये वाला नाइट्रोजन के पास भी देखो 3 बॉन्ड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये चाह रहा है कि ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर दे, वो भी इस नाइट्रोजन के साथ। अब देखो अगर आप डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे तो इसका तो ठीक है। ओके, इसके लोन पेयर यहाँ से चले गए और इसका लोन पेयर चले जाएंगे, तो इसके ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले थे लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से इनके ऊपर तो लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, 2 हाइड्रोजन आपके एज इट इज दिखा दिए, नाइट्रोजन के साथ आपने बॉन्डिंग दिखाई है, और नाइट्रोजन ने देखो अब नाइट्रोजन अपना बॉन्ड भी शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्यों, क्योंकि देखो अब इसको
करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर ये नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक्सेस ऑफ बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि इसे 3 बॉन्ड के साथ तो ये फेवरेबल है, अब ये बना लेगा 4 बॉन्ड। ओके, तो देखो ना, एक 3 बॉन्ड इसने पहले से बनाया, चौथा ये नाइट्रोजन चाह रहा है कि मेरे साथ बना दे, तो ये क्या करता है, या जो 3 बनाएगा ये कितना बनाएगा, 5 बनाएगा, तो यहाँ इसके पास कितने बॉन्ड बन जाते हैं, 4 बॉन्ड बन जाते हैं। ओके, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, मैंने क्या बोला, कोई भी बॉन्ड एज अ लोन पेयर शिफ्ट हो सकता है, तो नाइट्रोजन कहेगा कि चलो हम इस बॉन्ड को किसके ऊपर, किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज या फिर आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, और कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो नेगेटिव चार्ज को प्रेफर करेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव चार्ज को प्रेफर करेगा, और ऑक्सीजन एटम क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो ये क्या ट्राई करेगा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को वापस से लाना, तो कैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन बोलेगा चलो तुम्हारा भी भला हमारा भी भला, हम ये करते हैं, ये बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा बिकॉज इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड, अब देखो ये नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी है, देखो 3 बॉन्ड ये बना रहा है, उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन का भी अच्छा हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर ये दोनों नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज जो कि 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, एज अ लोन पेयर बिहेव कर रहा है, तो सबके सब बैलेंस हो गए, देखो सब कुछ सेटिस्फाई हो गया। ओके, तो पहला स्टेप समझ में आया। अब अगले स्टेप में देखो, अब आपको ना वाटर की प्रेजेंस भी दी होती है रिएक्शन कंडीशन में, तो आपको मिला वाटर। ओके, और आपको पता है वाटर में H2 तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के पास भी क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ओके, तो अगले स्टेप में क्या होगा, देखो अगले स्टेप में ये होगा कि ये ऑक्सीजन, जो वाटर का ऑक्सीजन है, ये चाहेगा कि चलो मैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर देती हूँ, यानी कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना लेता हूँ, और ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ये प्रेफर करेगा हाइड्रोजन को। ओके, ये चाहता है कि मैं अपने इस हाइड्रोजन के साथ, जो कि नाइट्रोजन के पास है, इसको मैं बना दूं बॉन्ड, इसके साथ मैं बना लूं बॉन्ड। अब ये क्यों चाहेगा, ये तो अपना अच्छा खासा है, ये क्यों बॉन्ड बनाना चाहेगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी क्या चाहेगा, अपने ऊपर बैलेंस को, इलेक्ट्रॉन्स को लाना, क्योंकि नाइट्रोजन भी क्या है, एक टाइप का थोड़ा थोड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है ना, तो नाइट्रोजन भी क्या चाहेगा कि मेरे ऊपर से भी पॉजिटिव चार्ज हटाओ, मुझे जल्दी जल्दी नेगेटिव करो। तो वो कैसे होगा, जब ये ऑक्सीजन, जो आपकी रिएक्शन कंडीशन में जो चीजें होती है, उनका काम क्या होता है, रिएक्शन को फेवरेबल बनाना, तो ये रिएक्शन को फेवरेबल बनाएगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व कराएगा बॉन्डिंग में, और हाइड्रोजन के साथ बना लेगा बॉन्ड, तो इसके भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसके पास चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे आउटर मोस्ट शेल पे, लेकिन कितने बच गए, 2, तो ऑक्सीजन अब क्या ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर हमने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, और इसके ये लोन पेयर यहाँ से हट गए, इन्होंने बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के आपको ये कंपाउंड मिला, सिंपल सी बात है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये आपने हटा दिया, इसके बदले ये तो इलेक्ट्रॉन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गए और इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया। ओके, अगले स्टेप में देखो यहाँ पर को क्या बना, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन खुश हो गया, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन के। क्यों, मैं आपको क्या बोलती हूँ, कभी भी आपका कोई ऐसा एलिमेंट है जो आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव हो, दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, तो कभी भी बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या बिहेवियर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो जब भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में तो प्रेजेंट है, लेकिन दोनों किसकी ओर अट्रैक्ट है, किससे ज्यादा खुश है, नाइट्रोजन से खुश है, तो जब भी इन दोनों एटम्स के बीच में लड़ाई होगी, ये चाहेंगे कि हम अपने बीच में तलाक ले लें, अलग अलग हो जाएं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट है, नाइट्रोजन की ओर अट्रैक्ट है, तो ये किसके पास जाना चाहेंगे, नाइट्रोजन के पास जाना चाहेंगे। ओके, इतनी चीज समझ में आई, तो क्या होगा, देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज स्किप हो गया, पॉजिटिव चार्ज हटा सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, यानी कि आप इसे देखो नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं, लोन पेयर भी कर सकते हैं, हमने कर दिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब अगले स्टेप में क्या हुआ, देखो अगले स्टेप में आपको यहाँ से जो इंटरमीडिएट बना था वो ये है, दूसरा यहाँ से जो मिला वो ये है। ओके, अगले स्टेप में क्या होगा, ये नाइट्रो ऑक्सीजन के ऊपर के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फिर चाहेंगे कि हमने जो हाइड्रोजन दिया था हमको वो वापस करो, जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है वो मुझे वापस करो, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब ये भी तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्डिंग में, यानी कि ये किसके साथ बॉन्ड करते हैं, हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए जैसे ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर को आपने एक काम करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर को जो ये बॉन्ड है ये बैक बॉन्डिंग करा रहा है, यानी कि देख सकते हैं आप ऐसा,
देखो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे जो मतलब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, मैं दूसरा स्केच यूज करती हूँ। देखो सबसे पहले क्या हुआ, देखो इसने क्या है, ऑक्सीजन में पहले आप ऐसा समझो कि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसमें इन्वॉल्व किया, बॉन्डिंग में। तो इसने क्या कर दिया, इसके ऊपर आना चाहिए था पहले इनिशियली पॉजिटिव, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया है और ये पूरा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि देखो जैसे इनिशियली ये था वाटर था वैसे ही ये हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी ओर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है। जैसे मैंने यहाँ बताया सेम यहाँ पर को क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ही किसकी ओर शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर यानी कि वाटर आपका एज इट इज मिल गया। लेकिन यहाँ पर को क्या हुआ, पहले देखो पहले इनिशियली ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हटे क्योंकि इन्होंने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो इसके ऊपर लगा था पॉजिटिव चार्ज। ओके, लेकिन अगले स्टेप में क्या किया, इस नाइट्रोजन ने जो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया था इसके साथ अपने ऑक्सीजन के साथ, इसको इन्वॉल्व कर दिया बॉन्डिंग में, यानी कि ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दिया, ऑक्सीजन के पास, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो गया, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन के ऊपर अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप बोलेंगे नाइट्रोजन ने ऐसा क्यों किया, इसने क्यों इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजे, क्योंकि ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है ना, ये वाला जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए थे, ये वाले, ओके, इसने क्या किया, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो देखो अगर यहाँ पर बॉन्ड बनेगा तो ये क्या प्रेफर करेगा, नाइट्रोजन, आपको समझ में आ रहा ना, नाइट्रोजन क्या प्रेफर करेगा, अपने लिए 3 बॉन्ड बनाना है तो प्रेफर करेगा। तो देखो अभी इनिशियली तो क्या है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ओके, लेकिन अगर ये नाइट्रोजन पीछे से बोल रहा है कि तुम मेरे लोन पेयर को यहाँ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करो, मुझे यहाँ पर बॉन्ड बनानी है आपके साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से कह रहा है मुझे तुम्हारे साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इट मींस अगर यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बनाओगे तो नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पर 4 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके बाद लोन पेयर भी और 4 बॉन्ड भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, अपने ये वाले बॉन्ड को बना देगा, तोड़ देगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का ये पॉजिटिव चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बॉन्ड को, ये पहला वाला बॉन्ड आपने तोड़ा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपको क्या मिला, देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अब पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इसके पास तो यहाँ बॉन्ड आ गया, इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया OH ग्रुप। इतनी चीज क्लियर है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब आपने इस नेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को भी स्किप करना है, वो कैसे करेंगे, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से तोड़ेंगे, ये क्या करेगा, जैसे आपने ऊपर स्टेप में किया था, ये ऑक्सीजन अगेन बोलेगा कि नाइट्रोजन तुमने पहले जो हाइड्रोजन मुझे दिया था वो तो ठीक है, और उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ने ले लिया था, इस स्टेप में वो हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन से इस ऑक्सीजन ने लिया था उसे ये वाला ऑक्सीजन ले गया। अब ये क्या कहेगा, अब मुझे दोबारा ये वाला जो वाटर का ऑक्सीजन है, ये बोलेगा नाइट्रोजन तुम दोबारा मुझे अपना हाइड्रोजन दो, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी ओर शिफ्ट होंगे, अगेन नाइट्रोजन के ऊपर, और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बैलेंस, जिसकी वजह से आपको देखो अब ये वाटर को आप छोड़ दो, वाटर को अभी आप ध्यान मत दो, क्योंकि वाटर क्या करेगा, अगेन यहाँ से H लेके क्या बन जाएगा, H O के ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुआ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन क्योंकि 4 है ना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो एक ने तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, दूसरा एज इट इज है H2, तो ये आपका इंटरमीडिएट बना, मतलब ये आपका एक प्रोडक्ट बना, इसे आप छोड़ो, यहाँ पर आपको क्या बना, देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे, तो पॉजिटिव चार्ज गया बैलेंस, बाकी चीजें आपकी एज इट इज है। इतनी चीज क्लियर है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, पूछ लीजिएगा अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ तो, ओके। अब अगले स्टेप में क्या है, दोबारा ये वाटर आ जाएगा, देखो हर स्टेप में आपका वाटर ही आ रहा है, वाटर क्या करेगा, अब वाटर के साथ सेम चीज करनी है, आपने क्या कराना है, आपका जो ऑक्सीजन एटम है ना, ये पहले स्टेप पे भी देखो, पहले स्टेप पे भी आपने ऐसे ही किया था ना, जो आपका वाटर था उसने नाइट्रोजन का हाइड्रोजन लिया, ओके, लेकिन अगले स्टेप में जो आपका हाइड्रोजन जो आपने नाइट्रोजन से लिया था उसे किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने, उसके बाद अगेन आपके वाटर ने क्या किया, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लिया, अगले स्टेप में भी आपका ऑक्सीजन ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, आपकी इस ऑक्सीजन ने क्या यहाँ से हाइड्रोजन लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर को देखो अगेन एक हाइड्रोजन आया, तो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन के ऊपर अगेन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गया, बॉन्डिंग में, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज, ओके, और ये आपका एज इट इज वाटर बन के बाहर एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या हुआ, और बाकी की चीजें आपकी एज इट इज है। अब आप क्या करेंगे, यहां से इसको निकाल देंगे कि आपका वाटर बन के बाहर निकला, अगले स्टेप में ये वाटर तो बन ही गया, उसके साथ साथ क्या हुआ, आप यहां से अब N2 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो बनाना N2 ही था,
ठीक है, तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया। अब आपको क्या हुआ, देखो अब आपको जो चाहिए था डाइजोनियम सॉल्ट, आप वो बना सकते हैं कैसे, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब आपके पास कुछ नहीं बता, मैं इसको इरेज करा दूं तो आपके पास सिर्फ इतना बचा है ना, यहाँ से आपने इसे एलिमिनेट करा दिया तो बस इतना बचा। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है N2 कैसा होता है, N2 होता है बट एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ये देखो ये है आपकी यूनिट N ट्रिपल बॉन्ड N, और एक के पास होता है लोन पेयर, एक के होता है ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसी को तो बोलते हैं डाइजोनियम। अब आप क्या करेंगे, देखो यहां से करेंगे इस लोन पेयर को अगेन एक बॉन्ड में शिफ्ट, तो लोन पेयर जैसे ही बॉन्ड में शिफ्ट होगा, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसके ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया आपका डायजोनियम सॉल्ट। कितनी सिंपल सी बात थी, क्लियर हुई। देखो कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिएगा, है तो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो कंफ्यूजन भी हो सकता है, मे बी मैं बार बार रिपीट करती हूँ एक चीजों को, तो मे बी उससे कंफ्यूजन हो सकता है, बट होप क्लियर हुआ होगा। ओके, इतनी चीज क्लियर है। अब अगर इतना आपका बन गया तो रिएक्शन तो कंप्लीट। कैसे, आपने डायजोनियम सॉल्ट बना लिया। अब देखो ये सॉरी, यहाँ से आपकी कुछ चीजें स्किप हो गई है, ठीक है। ये है आपका Cu, ओके। तो देखो ये है आपका डायजोनियम, बट आपको सॉल्ट लेना है क्योंकि आपकी रिएक्शन कंडीशन में और चीज भी होंगी। सॉल्ट मतलब आपने इसके साथ कोई एक X नेगेटिव ग्रुप लगा देना है, ओके। तो अगले स्टेप में क्या होगा, देखो आपने क्या करना है, N2 मैंने बोला बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो N2 यहाँ से जब एलिमिनेट होगा, यहाँ जो क्लीवेज होगी वो कौन सी होगी, मैंने बोला होमोलाइटिक क्लीवेज ही करानी है, जिसकी वजह से आपको क्या है, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे मिलेगा, और इस Cu की वैलेंसी आपकी बढ़ जाएगी, Cu2+ हो जाएगा, ओके। अगले स्टेप में आपका ये फ्री रेडिकल, अगले स्टेप में आप किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, आपने जो अपना न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब आपको पता है वही चीज, न्यूक्लियोफाइल के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कराने के लिए आपने क्या करना होगा, इसके ऊपर सिर्फ एक फ्री रेडिकल की नीड होनी चाहिए, क्योंकि एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। लेकिन इस न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, पूरा एक नेगेटिव चार्ज, तो आपने यहाँ पर को भी जब आप क्लीवेज कराएंगे तो आपको एक्स मतलब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में मिलेगा, और एक इलेक्ट्रॉन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक नेगेटिव चार्ज तो बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एलिमिनेट हुआ, और फिर ये जाके फ्री रेडिकल आपके यहाँ पर कंबाइंड होगा और आपको एराइल हैलाइड मिलेगा। एक फ्री रेडिकल आपको बाहर निकला, ये फ्री रेडिकल आपके कॉपर के साथ, कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ कंबाइन करा के कॉपर पॉजिटिव बना लेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को इससे फुलफिल कर देगा, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज एक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका इनिशियली कॉपर था वो आपको मिल गया। क्योंकि ये क्या है, मैंने आपको बोला यहाँ पर लिखा भी है, ये कॉपर क्या कर रहा है, यहाँ पर को एज अ रिएजेंट बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये देखो कॉपर सॉल्ट आपका क्या है, एज अ रिएजेंट और कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है, और आपको पता है रिएजेंट और कैटलिस्ट क्या है, आपके जैसे थे, आफ्टर रिएक्शन आपको वैसे ही लौटाने होते हैं, उनके बीच में मतलब ये आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप इनका नुकसान वगैरह नहीं कर सकते। तो वही चीज है, कॉपर आपका इनिशियली जैसा था आपको फाइनली भी वैसा ही लौटाना पड़ेगा, तो आपने जैसा तैसे करके कॉपर को आपने वापस से लौटा दिया, तो यही रिएक्शन आपकी सही रहती है। इतनी चीज क्लियर है। तो यही तो थी आपकी रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कितनी इजी थी ना। आपने बस थोड़ी थोड़ी चीजों को माइंड पर रखना है, चीजों को आप सीरीज से पढ़ेंगे तो क्या होगा ना, देखो 20-20 से टॉपिक उठा के आपके लिए लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको ना जैसे अभी मैंने पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद भूल भी जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप चीजें कर क्यों रहे। तो रीजन पहले पता होगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था आपका फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे हम 4th लेक्चर ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।